दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी एलिस। रात भर बरसने के बाद अब जाकर बारिश थमी थी। धूप में तेजी बढ़ने लगी थी। पत्तों पर ठहरी बूंदें भी अब भाप बन रही थीं, मेरे भीतर की उम्मीद की तरह। मैंने कार उस पुरानी बिल्डिंग की दीवार से सटाकर खड़ी कर दी और बड़े से दरवाजे के ऊपर लगे आर्च की तरफ नजर दौड़ाई। मोटे मोटे काले अक्षरों में लिखा था, जिला सत्र न्यायालय। कैंपस में काले कोट और व्हाइट कॉलर बैंड लगाए वकील यहां से वहां भाग दौड़ कर रहे थे और उनके पीछे 2-4 लोग हाथ बांधे दुमछल्लों की तरह घूम रहे थे। बड़ी अजीब सी जगह थी ये। मेरा मन किया भाग जाऊं वापस, दुबक जाऊं अपने घर में जहां मेरा कंफर्ट जोन है। यही तो कहती है जेनी। तो क्या दिक्कत है कि अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहता है? क्या गलत है अगर वो थोड़े में खुश है? शायद है गलत, बल्कि अपराध है ये, और बहुत बड़ा अपराध है। और इसी अपराध की आज मुझे सजा मिलने वाली है। शादी के 13 साल बाद आज मेरी बीवी मुझसे कानूनी तौर पर अलग होने वाली है। आज मेरा जेनी से डिवोर्स हो रहा है। वैसे तो जेनी कुछ महीनों पहले ही एक अलग फ्लैट में रहने चली गई थी, लेकिन आज हमारे अलग होने पर सरकारी मोहर लगने वाली थी। पता नहीं क्यों मुझे उदासी घेर रही थी। अपनी गलतियों, अपनी कमियों का बोझ मुझे अपने कंधों पर महसूस हो रहा था। शायद जेनी ठीक ही कहती है। मैं आराम तलब हूं, मेरे अंदर फायर नहीं है। मैं लापरवाह हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं मनमौजी हूं। पता नहीं कब मैं ऐसा हो गया। मेरे ख्याल में तो मैं जरा भी नहीं बदला हूं। मैं तब भी एक फोटोग्राफर ही था जब जेनी ने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की थी और वो मेरे एक एक क्लिक पर कुर्बान हो जाती थी। मैं सारी तस्वीरें उसको दिखाकर ही क्लाइंट्स को भेजता था, क्योंकि वो हर बार एक ही बात दोहराती थी, आई लाइक इट बट आई लव द मैन बिहाइंड द कैमरा। मैंने कार के रियर व्यू मिरर में देखकर अपने बाल ठीक किए। आते वक्त कंघी फेरना तक भूल गया था मैं। चेहरे पर एक मुस्कान चढ़ाई। कितनी बनावटी लग रही थी मेरी अपनी ही सूरत। मैंने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। अब ठीक था। अब नहीं लग रहा था कि मैं जेनी से अलग होकर परेशान हूं। वैसे सच भी यही था। मैं जेनी से अलग होने की वजह से इतना दुखी नहीं था, बल्कि मुझे दुख था एलिस से अलग होने का। एलिस, मेरी 9 साल की बेटी, जिसको मैंने परियों जैसी दुनिया देने का वायदा किया था। कुछ घंटों बाद मैं फिर कोर्ट के बाहर खड़ा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चिपकाने की कोशिश कर रहा था। लूजर, जेनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं झटके से पलटा। कोई नहीं था वहां। जेनी दूर खड़ी अपने वकील से बात कर रही थी। शुक्रिया अदा कर रही होगी कि मुझ जैसे इंसान से उसका पीछा छूट गया। खुश दिख रही थी और इस बात ने मुझको थोड़ा सा और परेशान कर दिया। मेरी बच्ची एलिस भी उसके पास खड़ी यहां वहां देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी और ये बात भी मुझे परेशान कर रही थी। बहुत देर से उसकी उंगलियां एलिस की कलाइयों पर कसी हुई थीं। मुझे देखकर एलिस ने अपनी मां का हाथ झटका और दौड़कर मेरे पास आ गई। हाँफते हुए कहने लगी, पापा एक बात बताओ, और झूठ बोलना मना है। मैंने मुस्कुराकर उसको उठाया और कार के बोनट पर बिठा दिया। अब उसकी आंखें और मेरी आंखें आमने सामने थीं। मैं अपनी बेटी की आंखों में देखकर आज तक कभी झूठ नहीं बोल पाया था। हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैंने उसके घुंघराले बालों को माथे से हटाकर पीछे कर दिया। आप खुश हो? उसने सीधा सवाल किया। मैं कुछ देर सोचता रहा, जैसे मन ही मन तय कर रहा हूं कि मैं खुश हूं या नहीं। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर पूरी ईमानदारी से कहा, नो आई एम नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं। एलिस के चेहरे का रंग बदल गया। मैं कुछ कहता उससे पहले उसने छलांग लगाई और अपनी मां के पास दौड़ गई। मैं दूर से आती उसकी आवाज सुन रहा था, मॉम ही इज नॉट हैप्पी। पापा ने खुद कहा, मॉम ही इज नॉट हैप्पी। जेनी ने पलटकर मुझको देखा और एलिस का हाथ पकड़े मेरे पास आ गई। 13 साल साथ साथ रहने के बाद आज हम आमने सामने खड़े थे। जैसे पिछले 3 सालों से चली आ रही तलखियों को आज आराम मिल गया हो।
वाकई अलग हो जाना ही सही था, क्योंकि मेरी और जेनी की जिंदगी से उम्मीदें एकदम अलग थीं। मैं सुकून चाहता था कि बैक वाटर्स पर धीमे धीमे डोलती नाव पर सवार होकर दिन गुजर जाएं, लेकिन जेनी को स्पीड बोट से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। जब मेरे हाथ में कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं रहता तो जेनी मुझसे जिद करती कि वेडिंग फोटोग्राफी कर लो, या कुछ और भी ऐसा कि कम से कम डिसिप्लिन बना रहे, तुम बिजी रहो। मैं बिगड़ जाता कि मैं बच्चा नहीं हूं, मैं वो सब नहीं कर सकता जो मुझे नहीं पसंद है, वो भी सिर्फ अपने आप को बिजी दिखाने के लिए। व्हाई? हमारी रोज रोज की बहस के बाद घर में खामोशी फैल जाती और मुझे दुख इस बात का होता कि सबसे ज्यादा चुप मेरी एलिस हो जाती। वो मेरे कंधे पर सर रख के रो पड़ती। पापा, आप मम्मा की बात मान लो ना। मैं उसकी पीठ थपक कर उसको बहला देता। हाँ बेटा, मान लूंगा तुम्हारी मम्मा की बात। और आखिर मैंने जेनी की बात मान ली कि एलिस के भले के लिए हमको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन आज एलिस की आंखें देखकर मैं कमजोर पड़ रहा था, मेरा मन डगमगा रहा था। कोर्टरूम के भीतर यह बात कितनी आसान लग रही थी कि मुझे और जेनी को अब अलग रहना है, क्योंकि हमारे बीच अब प्यार कम और तकरार ज्यादा होती थी। कौन सही था कौन गलत, इसके फैसले हमारे बीच फासले पैदा कर रहे थे। हमारा तलाक आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से मंजूर हुआ था। लेकिन यहां खड़े होकर मुझे सब कुछ कितना मुश्किल लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अपने एक हाथ से मेरी उंगलियां थामे और दूसरे हाथ से मां की साड़ी का पल्ला खींचती हुई एलिस को किस ओर जाने को कहूं। तभी मुझे याद आया कि यह काम भी तो कोर्ट नहीं कर दिया है। एलिस की कस्टडी उसकी मां को मिली थी और अगर मैं चाहूं तो वीकेंड्स पे उसको अपने साथ रख सकता हूं। मैं चाहूं तो? क्या मतलब था इस बात का? मैं अपनी बच्ची के साथ हर पल रहना चाहता था, उसको बड़े होते देखना चाहता था। रोज उसका वजनी बैग अपने कंधे पर उठाए स्कूल बस तक छोड़ने जाना चाहता था, ताकि उसको चढ़ाते हुए बस के कंडक्टर और ड्राइवर को समझा सकूं कि ये मेरी लाडली है, खबरदार जो इसको जरा भी तकलीफ हुई। मैं अपनी बच्ची के बचपन को पीछे छूटते देखना चाहता था कि मैं उसके साथ रहकर उसे बात बात पर टोक सकूं कि वो कैसे दोस्त बनाए, किस पर यकीन करे, किस पर ना करे। मैं अपनी बेटी के बाहर जाने पर देर रात तक जागकर उसका इंतजार करना चाहता था और उसके लौटने की आहट होने पर अपनी खिड़की से चुपके से झांक कर देखना चाहता था कि उसको छोड़ने कौन आया है। मैं अपनी बेटी के पापा से बदलकर उसका दोस्त, उसका बडी बनना चाहता था। लेकिन अब सप्ताह के 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मेरी एलिस मेरे साथ होगी। उफ, मेरा सर भन्ना रहा था। मैंने अपना माथा कस के पकड़ लिया। पापा, सैटरडे भूलना मत। एलिस की आवाज से मैं चौंक गया। वो जेनी की कार की खिड़की से सर निकाले जोर जोर से हाथ हिला रही थी। नहीं भूलूंगा, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज गले में ही भरभरा कर रह गई, जैसे कोई पुराना स्कूटर किक मारने पर थोड़ा सा जिंदा होता है और फिर वहीं ठप पड़ जाता है। मैंने बस हाथ हिला दिया। मैं नहीं चाहता था उसको हाथ हिलाकर विदा करना। मैं तो अपनी बच्ची को बाहें पसार कर अपने सीने में छिपा लेना चाहता था। उसे मेरे पास होना चाहिए। कहीं तो कुछ गलत है, या उसका अपनी मां के साथ रहना ही सही है? क्या मैं वाकई लापरवाह पापा हूं? बहुत से सवाल थे जो मुझको अपने आप से करने थे और अब मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं थी। घर आकर मैं सीधा अपने स्टूडियो में चला गया। वो मेरी अपनी जगह थी। हालांकि पिछले 1.5 महीने में, यानी जेनी और एलिस के जाने के बाद, पूरा घर एक जैसा लगता था। हर जगह मेरी, पर घर जैसा ही कहां रह गया था। मैंने अपनी टेबल पे रखी केटल को ऑन कर दिया। एक ब्लैक कॉफी की सख्त जरूरत थी मुझको। कप में शक्कर घोलते हुए मेरी नजर सामने टेबल पर रखी तस्वीरों पर पड़ी। एलिस की तस्वीरें थीं, उसके जाने के पहले खींची थीं। कुछ रैंडम क्लिक्स। किसी में वो जीभ निकाले उंगलियों से सींग बनाकर मुझको चिढ़ा रही थी, तो किसी में सीरियस चेहरा बनाए मेरे किसी अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ को देख रही थी। कभी कभी वाकई कितनी समझदार लगती है वो, अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा। मैं कमरे से बाहर निकल आया। सड़कें शांत थीं,
कुछ ऐसा नहीं था जो अपनी भीतरी लड़ाई से मेरा ध्यान हटा दे। मैंने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और जेनी का नंबर डायल कर दिया। क्या बात है इब्राहिम? बिना किसी हाय हेलो के जेनी ने सीधा सवाल किया। मैं कुछ देर खामोश रहा, खोजता रहा कुछ सही शब्द जो मेरी बात जेनी तक पहुंचा सकें। एलिस है? मुझे एलिस से बात करनी है, मैंने हिचकते हुए कहा, जैसे कोई गलत बात कह रहा हूं। वो सो गई है इब्राहिम, यू नो शी स्लीप्स अर्ली, जेनी ने आवाज को नर्म बनाते हुए कहा। मैं फोन रखने ही वाला था कि उसकी आवाज आई। तुम वीकेंड पे तो उससे मिल ही सकोगे ना, तो बार बार फोन करना ठीक नहीं है, इस तरह वो इमोशनली सेटल नहीं हो पाएगी। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मैं जानता था कि जेनी सही है, हमेशा की तरह प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं एक बार फिर गैर जिम्मेदार, इनसेंसिटिव घोषित कर दिया गया था। अब वीकेंड का इंतजार ही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। वक्त की रफ्तार शायद पहले जैसी ही थी, लेकिन मेरे लिए तो हफ्ते के 2 दिन ही जिंदगी के लिए मायने रखते थे। वीकेंड, तब जब एलिस मेरे साथ रहने के लिए आती थी। मैं पूरी कोशिश करता कि उसकी हर डिमांड पूरी कर सकूं, अपना सारा वक्त सिर्फ उसको दूं, और सबसे जरूरी ये कि उसको खुश रखूं। लेकिन बात बात पर हंस पड़ने वाली मेरी बेटी अब बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती थी। पहले मेरे बनाए कच्चे पक्के सैंडविच भी स्वाद लेके खाती थी, और अब उसका पसंदीदा चॉकलेट केक हो या आइसक्रीम, सब उसके सामने अनछुए पड़े रहते। उसके सिर्फ स्कूल में ग्रेड्स नहीं गिर रहे थे, बल्कि उसकी सेहत भी गिरती जा रही थी। और मैं कसमसा रहा था कि कैसे अपनी एलिस का वंडरलैंड वापस लाऊं। जेनी और मुझे अलग हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। जिंदगी अपने ढर्रे पर चली जा रही थी, लेकिन एक बात नहीं बदली थी, और वो थी एलिस की उदासी। अब तक तो उसको मेरे और जेनी के अलग रहने की आदत पड़ चुकी थी। फिर क्या था जो उसको परेशान कर रहा था? अगले वीकेंड मैंने एलिस के लिए स्पेशल प्लान्स बनाए। मैं उसको अपने साथ एक शूट पे ले गया। दिन भर या तो मैं कैमरे में आग गड़ाए रहा या अपनी बेटी पर। वो आज थोड़ा खुश दिख रही थी। मुझे तसल्ली हुई कि शायद वक्त के साथ वो अपने माँ बाप को अलग अलग देखना कबूल कर लेगी। वो मेकअप आर्टिस्ट्स को बड़े ध्यान से देख रही थी। बच्चियां जब छोटी होती हैं तो उनको बड़े हो जाने का नाटक करना कितना अच्छा लगता है। माँ की साड़ी लपेट कर, लिपस्टिक से होंठ लाल करके आईने में अपनी सूरत ताकती बेटियां कितनी प्यारी लगती हैं। मेरी नजर एलिस से टकरा गई। वो फीकी सी हंसी हंस दी। मुझे पिछले सप्ताह का वाकया याद आ गया। इतवार की शाम जेनी खुद एलिस को लेने आ गई थी। मैं उसे कार में बैठाकर मुड़ा ही था कि जेनी की तल्ख आवाज आई। ये नेल पेंट किसने लगाया एलिस? कल स्कूल जाना है ना? तुम और तुम्हारे पापा दोनों में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। और दिन भर में बालों को ब्रश क्यों नहीं किया? किस तरह से उलझा रखे हैं? जेनी ने कार आगे बढ़ा दी। उसकी नाराजगी शायद ठीक थी, लेकिन दूर से आती एलिस की आवाज मुझको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। सॉरी मम्मा, गलती पापा की नहीं थी, सच्ची। आज फोटोशूट से लौटते वक्त एलिस फिर खामोश थी। घर पहुंचकर मैं उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर करने लगा तो वो बोली, ऑर्डर नहीं पापा, आज अपन बाहर जाएंगे ना प्लीज, किसी रेस्टोरेंट में। मैं मुस्कुरा दिया। डन, बोलो कहाँ चलना है? वो तेरा फेवरेट जहाँ वो अंदर बाहर सब तरफ वो चॉकलेट में लिपटा केक मिलता है, वहाँ चले? या वो फन पार्क वाला जहाँ के गेमिंग जोन में मेरी एलिस गुम हो जाती है? ड्रीम्स चलें? एलिस ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। मैं चौंक गया। ड्रीम्स शहर के बाहर बना एक कोजी रोमांटिक रेस्टोरेंट था। कभी मेरी और जेनी की पसंदीदा जगह थी, लेकिन एलिस को जरा भी पसंद नहीं थी। वहां की डिम लाइट से लेकर सॉफ्ट जैज म्यूजिक तक सब कुछ उसको बहुत बोरिंग लगता था। फिर आज ये फरमाइश, मेरी छोटी सी बेटी बड़ी हो गई क्या? आखिर चाहती क्या है? खैर, थोड़ी देर में हम ड्रीम्स पहुंच गए। मैं एलिस की उंगलियां थामे टेबल तलाशने लगा। एलिस की नजरें भी यहां वहां दौड़ रही थीं। पता नहीं क्या तलाश रही थीं। तभी लॉन के कोने में मुझे जेनी बैठी दिखी, और वो अकेली नहीं थी। एलिस ने कस के अपनी उंगलियां मेरी कलाई में गड़ा दी। मैं और एलिस वहीं कुछ देर खड़े रहे। मैं भी अचकचा गया था। जेनी के साथ कोई था जिसे मैं नहीं जानता था।
टेबल के उस पार बैठे शख्स ने जेनी का हाथ थाम रखा था। मैंने एलिस का हाथ खींचा और वापस लौट आया। कार में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। एलिस भी चुप थी। मैं ये कैसी सिचुएशन में आ खड़ा हुआ था। मैंने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा और पूछा, तुम जानती थी ना कि मम्मा यहाँ आने वाली हैं? कैसे जानती थी बोलो? एलिस थोड़ा घबराई, फिर बोली, मैंने फ़ोन पे सुना। मैं चुप रहा, सोच रहा था कि एलिस की इस बात का क्या मतलब निकालूं। क्या चल रहा है उसके मन में? उसके मन में जेनी के लिए कड़वाहट तो नहीं भर रही? कहीं वो अपनी माँ के खिलाफ तो नहीं जा रही है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। हाँ, उसका मेरी तरफ होना अलग बात थी। मेरे और जेनी के अलगाव में हमारी बेटी का कच्चा मन बिखर रहा था। मैं परेशान हो गया, बल्कि मुझे अफसोस हुआ कि क्यों मैंने खुद को जेनी के मुताबिक बदलने की कोशिश नहीं की। क्यों मैंने अपना परिवार ऐसे टूट जाने दिया? क्यों ऐसे हालात ला खड़े किए? हम वापस चल दिए। मैंने कार सड़क के किनारे उतार कर खड़ी कर दी। मुझे अपनी बच्ची से कुछ कहना था और मैं घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता था, वो भी ऐसा घर जो मुझे और चिड़चिड़ा बना देता। कार के रुकते ही एलिस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में झिलमिलाती बूंदें मैं स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी देख सकता था। मैंने एलिस की छोटी सी हथेली अपने चौड़े से हाथ में दबा ली और अपनी बात को कहने के लिए मन ही मन आसान से शब्द खोजने लगा। बेटा, मम्मा और मैं अब साथ नहीं हैं और हम अपनी मर्जी से अलग हुए हैं ना, तो हमें अब लाइफ में मूव ऑन करना होगा ना। डोंट फील सैड। एलिस ने अपनी हथेलियां छुड़ाईं और मेरे हाथ के आसपास लपेट ली, जैसे हमने पाले बदल लिए हों। मेरी बच्ची मुझे अपने आप से बड़ी लगने लगी थी। एलिस ने भर्राए गले से पूछा, पापा फिर आप सैड क्यों हैं? आप पहले जैसे पापा क्यों नहीं हैं? मैं हैरान रह गया। एलिस मेरी वजह से परेशान है? मेरी बेटी कब इतनी समझदार हो गई थी? या बच्चे बचपन से समझदार होते ही हैं और हम ही उन्हें नहीं समझ पाते? वाकई मुझे लगा कि मुझे खुश रहना होगा, एलिस के लिए भी और शायद अपने लिए भी। एलिस को उसके ही आंसुओं के तालाब में डूबने नहीं दे सकता था। उसका वंडरलैंड मुझे बचाए रखना था। अगली सुबह नाश्ता करके मैंने एलिस को उठा दिया। खुद भी बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी को शेव करके शावर ले चुका था। एलिस मुझको देखकर मुस्कुराई। पापा, यू लुक हैंडसम। मैंने उसका माथा चूम लिया। चलो तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, आज हम वाटर पार्क चलेंगे। वाटर पार्क? एलिस उछल पड़ी। उसकी आंखें चमक गईं। बहुत दिनों बाद ये चमक देखी थी मैंने। यस, वाटर पार्क, लेकिन उससे पहले हम चर्च जाएंगे। मैं शायद खुद से बातें कर रहा था। आज मुझे ऊपर वाले से एक वादा करना था, अपने लिए भी और एलिस के लिए भी। खुश रहने का छोटा सा वादा। बस इतनी सी थी ये कहानी।